आगरा शहर में एक बार फिर से सनसनी है। विधायक राम रतन जी डाक बंगले पर मृत अवस्था में मिले। उनके भी शरीर के कई अंग गायब हैं। ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि शहर में किसी नामचीन व्यक्ति की इस तरह से ये 5वीं हत्या है। लोगों में भय का माहौल है। पुलिस प्रशासन भी मौन है। उनके पास लोगों के सवाल का कोई जवाब नहीं है। देखिए, आप इस तरह से पुलिस प्रशासन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता था कि पहले भी इस डाक बंगले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो यदि आप लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए होते तो विधायक साहब आज जिंदा होते। आप बिना सबूत के हम लोगों पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए, पूरे डाक बंगले में सीसीटीवी लगे हुए हैं। हम लोग जल्द ही मुजरिम को पकड़ लेंगे। हमें आपकी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। इंस्पेक्टर ने रिपोर्टर से कह तो दिया था, मगर खुद भीतर से बहुत परेशान था क्योंकि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये कैसे हो सकता है? पिछली बार तो राजनेता ठहरे थे। उनकी मौत के बाद मैंने खुद यहाँ पर कैमरे लगवाए थे, मगर इसमें कुछ भी रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? सर, मुझे तो लगता है कि कोई दूसरा ही चक्कर है यहाँ पे। दूसरा चक्कर? क्या मतलब है तुम्हारा? इस कमरे की रिकॉर्डिंग में पूरी रात रिकॉर्डिंग केवल उतनी से देर की रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई जितने देर में विधायक साहब का मर्डर हुआ। आप खुद ही बताइए, ये पॉसिबल है क्या? उतनी देर कैमरे क्यों बंद थे? हो सकता है किसी को कैमरे के बारे में पता हो और उसने बंद कर दिए हो। सर, यदि किसी इंसान को मारा भी हो तो शरीर के हिस्सों का क्या करेगा? कोई आम इंसान किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? तुम अभी ये सारी बातें बंद करो और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाओ और लाश के पोस्टमार्टम की व्यवस्था करो। उसी के बाद सच्चाई सामने आएगी। और इस रेस्ट हाउस के गार्ड को बुलाओ। उसने रात में किसी को यहाँ आते हुए या जाते हुए देखा था क्या? साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा। तुम बाहर चौकीदारी कर रहे थे और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारी जानकारी के बिना यहाँ दाखिल हो गया और चला भी गया? कहीं तुम भी तो उसके साथ मिले हुए नहीं हो? अरे नहीं मालिक, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। अभी और अच्छे से याद करो। कुछ भी याद आए तो बता देना, वरना यदि तहकीकात में तुम्हारा नाम सामने आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हैरान था क्योंकि हत्याओं का कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। हर बार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह इस बार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि किसी जंगली जानवर का ये काम है। ये कैसे हो सकता है? बंद बंगले में कोई जानवर कैसे दाखिल हो सकता है और वो इंसान को मारकर इस तरह गायब हो जाए कि कोई सबूत ही ना मिले? और दूसरी बात, उस समय की रिकॉर्डिंग क्यों बंद थी? वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, ये जानवर नहीं बल्कि... देखो, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। अब तुम दोबारा शुरू मत हो जाना। मुश्किल से तो इस शहर में थोड़ा बहुत विकास हुआ था। नया डाक बंगला बना था जिसमें रहने राजनेता और जाने माने लोग आते थे कि गांव का विकास बढ़ावा मिल सके। मगर इन हत्याओं के सिलसिले को देखकर गवर्नमेंट ने भी अब डेवलपमेंट के सब काम बंद कर दिए हैं। आज रात में वहां पर रुकूंगा और देखता हूं कि कौन सा जानवर यहाँ आता है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर हवलदार उसे मना कर रहा था, मगर इंस्पेक्टर ने उसकी एक न मानी और रात वहीं पर रुकने का फैसला कर लिया। बाहर पूरी टीम तैयार थी जो हर पल सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग पर निगरानी रखी हुई थी। रोज की अपेक्षा चौकीदार आज कुछ ज्यादा ही मुस्तैदी से वहां पर खड़ा था। सभी सतर्क थे। इंस्पेक्टर भी पूरे डाक बंगले में घूमते हुए निगरानी रख रहे थे। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। बाहर निगरानी रखना। जरा भी कोई हलचल हो तो मुझे बताना। यहाँ अगर कुछ भी महसूस होता है तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हमें यहाँ के रहस्य पर से हर हाल में पर्दा हटाना। रात के 12 बज चुके थे। दिन भर की थकान और मानसिक तनाव के कारण इंस्पेक्टर का सर दर्द से फटा जा रहा था। मन इतना बोझिल हो चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घबराहट और बेचैनी से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? अभी कुछ देर पहले तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे किसी की मदद चाहिए। सोते हुए वो वॉकी टॉकी की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि उसे कमरे में एक काला साया नजर आया जिसके बाल खुले थे, जो हवा में उड़ रहे थे। उसने इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाने का इशारा किया। इंस्पेक्टर उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी उस साये ने जमीन पर से एक गंडासा उठाया और इंस्पेक्टर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो इंस्पेक्टर चीख भी नहीं पाया। शरीर से खून का फव्वारा बह रहा था। पूरा शरीर खून के फव्वारे में भीग चुका था। अचानक से उसने आंखें खोली। सामने उसके कलीग खड़े हुए थे जिनके हाथों में पानी की बाल्टी थी और इंस्पेक्टर खून से नहीं बल्कि पानी से भीगा हुआ था। सर, क्या हुआ आपको? आप कल रात से बेहोश हैं। मुश्किल से आपको अभी होश में लेके आए हैं। इंस्पेक्टर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। अरे, अचानक घबराहट और बेचैनी बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं।
शायद आपने कल रात को कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लिया सर, उसी की वजह से आपका बीपी बढ़ गया होगा। हमने आज पूरी रात के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब क्या करना है? मैं अभी थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। कहते हुए इंस्पेक्टर जैसे ही अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसका सर गोल गोल घूमने लगा। मुश्किल से कदम आगे बढ़ते हुए वो वही रेस्ट हाउस में सो गया। देर रात हो चुकी थी। वहां ठहरे हुए सभी लोग इंस्पेक्टर के आदेश का इंतजार कर रहे थे, मगर सब लोग इस बात से अनजान थे कि आज रात उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। रात के भोजन के बाद वे सभी हॉल में बैठे हुए थे। हम आज रात को और यहाँ पर रुकेंगे, देखते हैं कि आज क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि इस केस को हमें कैसे सॉल्व करना है। मगर सर आज रात आप अकेले नहीं रहेंगे, मैं आपके साथ यहीं पर रुकूंगा। इंस्पेक्टर गर्दन हिलाकर उसे इजाजत दे देता है। उसके बाद कुछ लोग डाक बंगले के बाहर और इंस्पेक्टर उसका साथी डाक बंगले के भीतर रुक जाते हैं। देर रात इंस्पेक्टर और उसका साथी दोनों डाक बंगले के हॉल में बैठे थे। तभी वहां की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी। चेक इट, ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर के कहने पर हवलदार जैसे ही चेयर पर से उठा, उसकी आंखों के सामने एक साया था जिसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और गर्दन गायब थी, जिसे देखकर वो डर के मारे पीछे हटने लगा तो उसका पैर किसी गोल चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर गया। इंस्पेक्टर आगे बढ़कर उसे उठाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वो किसी का कटा हुआ सर था। वो सर हवा में उड़कर उस धड़ पर जाकर लग गया। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने आने में, मैंने खुद अपना इंसाफ कर लिया। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसकी तलाश में तुम यहाँ पर आए हो। मैं यहाँ के पुराने चौकीदार मनमोहन की बड़ी बेटी हूँ, जिसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसने आज से 2 साल पहले लिखवाई थी, मगर आप में से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2 साल पहले रिपोर्ट? मगर तुम इस तरह इस हालत में? जब ये डाक बंगला बना था तो उसकी ओपनिंग वाले दिन ही यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एक विधायक, 2 राजनेता और 2 बिजनेसमैन रुके थे। मैंने उनके लिए खाना बनाया। बाद में उन लोगों की नीयत में खोट आ गई। देर रात चाय बनाने के बहाने उन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरी अस्मिता को भंग कर मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और अलग अलग जगह पर गाड़ दिए। मेरे पिता ने जब मेरी गायब होने की रिपोर्ट लिखाई और उन लोगों पर उंगली उठाई तो उन लोगों ने उन्हें भी मार दिया। तब से मेरी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी और इन 2 सालों में मैंने उन 5 से बदला ले लिया। कल रात मैंने आपको एहसास करा दिया कि कोई आपको बिना मौत मारे तो आत्मा कैसे कांप उठती है। अब मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे शरीर को बगीचे में से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दो। कहते हुए वो साया वहां से गायब हो गया। इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो देखा वो सच है या उनकी आंखों का भ्रम। उस लड़की के बताए स्थान पर जब उन्होंने खोदा तो उस लड़की का कंकाल बाहर निकला। इंस्पेक्टर ने उनके परिवार वालों को खबर की। डीएनए टेस्ट में साफ हो गया कि वो लड़की सच बोल रही थी। पराशक्ति के इस केस को सॉल्व करने के बाद सब इंस्पेक्टर को भी इन सभी चीजों में यकीन हो चुका था। वो अब किसी भी लड़की के गायब होने की खबर सुनता तो उसे उस रात का हादसा याद आ जाता।